नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज आपके लिए मैं फिर लेकर के आया हूं मॉडल पेपर का अंतिम पार्ट, जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा प्रिय विद्यार्थियों सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिना ही देरी किए। तो देखिए, हमने जो है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करा दिया था, तो पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 7 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन हमारा 7 का पहला कह रहा है लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए कहा था। ठीक है, ये कह रहा ना। फिर कह रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, ये भी कह रहा है। और क्या कह रहा है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा और 1 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, और 1 नंबर इसमें मिलेगा। टोटल 5 नंबर का है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे लैंथेनाइड। तो देखिए क्या लिखना है, एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड श्रेणी में उपस्थित सीरियम इसका क्या होता है सूत्र, Ce। ठीक है, सीरियम Ce से लेकर ल्यूटीशियम Lu तक के सभी तत्व को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, 14 तत्व आते हैं इसमें। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी में। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है यूरोपियम, ये क्या है यूरोपियम, EU ये होता है इसका। और गैडोलीनियम क्या होता है, गैडोलीनियम ये होता है हमारा, इसका प्रतीक होता है GD, क्या होता है GD, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, एग्जाम्पल है, यूरोपियम और गैडोलीनियम। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे देखते हैं, उनके नाम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उनके जो नाम है, पहला हमारे पास है सीरियम। क्या है, सीरियम। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका क्या होता है 58 Ce। ठीक है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जीनान यानी Xe। इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं इसमें, 54 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आक्री गैस है इसलिए हमने यहाँ पर जीनान लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है 4f1 इलेक्ट्रॉन। F में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, 4f1। इसके बाद क्या होगा 5d1, क्या आ जाएगा 5d1। और 6s2 क्या हो जाएगा 6s2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हो गए, पूरे के पूरे 58 भर गए कि नहीं भर गए। यहाँ पर 54 भर चुके हैं और एक यहाँ पर 55, 56 और 56 2 58। तो ये हमारा क्या सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके बाद देखते हैं गैडोलीनियम का। गैडोलीनियम का क्या होता है, 64 होता है परमाणु क्रमांक। इसका क्या होगा, जीनान कितने इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, 54 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करना आगे 4f7, ये तो सेम ही रहेगा, ध्यान में रखना ये सेम ही रहेगा। 5d1 इसमें भी रहेगा, 6s2 इसमें भी रहेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जोड़ सकते हैं आप, पूरे के पूरे हमारे 64 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 54 और 55 और 2 कितने हो जाएंगे, 57, 7 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गैडोलीनियम का। इसके बाद क्या है टर्बियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 65। इसमें क्या होता है, ध्यान में रखना, इसमें जो होता है D वाला कक्षक बिल्कुल नहीं होता है, D। ठीक है, D उपकोष बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 4f9, किसमें F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4f9 हो जाएगा और 6s2 हमारा उसी प्रकार रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक कितना है 65। जो D में भर रहे थे ना, वो D में बिल्कुल नहीं भरना है, किस में भर देना, F में ही भर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो D का 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसी में आ जाएगा, 8 तो पहले थे। ठीक है ना, तो एक और आ जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, टर्बियम का। इसके बाद देखेंगे थूलियम का। ये परमाणु क्रमांक कितना होता है 69 होता है, Tm। ठीक है, अब देखिए इसमें जीनान कितने इलेक्ट्रॉन खा जाएगा 54। अब देखिए 6s2 तो
तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन F में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आप जोड़ सकते हैं 54 और 2 कितने हो जाएंगे 56। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो कौन ले जाएगा, F ले जाएगा। ठीक है, तो 13 इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे। इसी प्रकार ल्यूटीशियम का देखें, ल्यूटीशियम क्या, ये भी एक प्रकार ये वाला इससे मिलता जुलता है, इनसे मिलता जुलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 54 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 71 होता है। और 5d1 6s2 आ जाएगा 6s2 5d1, तो F में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14 आ जाएंगे क्योंकि 71 तक जाना है ना। ठीक है, तो 54 तो यहाँ भर जाएंगे, बाकी इनको आप जोड़ सकते हैं तो 71 इलेक्ट्रॉन हमारे भर जाएंगे। ये भी रहा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ल्यूटीशियम का। इसके बाद और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो था लैंथेनाइट संकुचन के बारे में भी पता करना है क्योंकि आकार में कमी आती है, क्यों ये पूछ रहा था। तो देखिए लैंथेनाइट संकुचन मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर लैंथेनाइट संकुचन क्या, प्रश्न 4 का दूसरा आप देख सकते हैं, वहाँ पर विधिवत मैंने समझाया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, कि इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी होती है +3 होती है। 1 नंबर पूछा जाता है लैंथेनाइट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो आप बताइएगा +3 होती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही सुंदर है। देखिए 7 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे, ये क्या है कोष्टक में कोबाल्ट और NH3 Cl2 ये लिगैंड है दोनों, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और वो कोष्टक बंद में यहाँ पर क्या लगा है प्लस लगा है। ठीक है, क्या कह रहा है, आयुपेशी नाम लिखिए तथा इसके संरचना सूत्र की सहायता से व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है, आइसोमेरिज्म समावयवता। ठीक है, समावयवता को भी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है, आंसर में सबसे पहले हम इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे। तो देखिए इसका आयुपेशी नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर +4 जो है कब आया होगा, जब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है ना संकुल एक प्रकार दिख रहा है, जो यौगिक जो दिख रहा है इसके आगे ऋणायन रहा होगा तभी यहाँ पर धनायन आया है। ठीक है, जब ऋणायन रहा होगा, ऋणायन अलग हो गया होगा तभी ना यहाँ पर धन4 आया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले इन दोनों में से कौन आता है अल्फाबेट में, तो आप बताइएगा एमीन। कौन आता है, एमीन। क्लोरो ये बाद में आता है। ठीक है, तो देखिए तो कितने हैं 4 है ना, टेट्रा एमीन लिखेंगे, 4 हैं तो टेट्रा एमीन। NH3 को एमीन लिखा जाता है, अपवाद होता है, H2O को एक्वा लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी उप संयोजक यौगिक होंगे उनका अगर आयुपेशी नाम लिखेंगे तो NH3 का एमीन लिखेंगे, H2O को एक्वा लिखेंगे। ठीक है, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लोरो है ना, तो डाइक्लोराइडो लिख देंगे या क्लोरो लिख दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रहे अगर ऋणात्मक लिगैंड होगा तो उसके नाम के आगे O जरूर लगा देना है, यदि वो उदासीन होगा तो उसके नाम के आगे बिल्कुल नहीं लगाना है वो। ठीक है, ऋणात्मक लिगैंड है माइनस चार्ज वाला, इसलिए इसके नाम के आगे O लगा देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद CO बचा तो CO का नाम कोबाल्ट ही रखेंगे। क्यों, अगर मान लो यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर माइनस चार्ज अगर होता ना तो हम कोबाल्ट करते हैं, क्या करते हैं कोबाल्टेट। अगर प्लस चार्ज है तो केंद्रीय धातु परमाणु को जो नाम होता है वही लिखते हैं। ठीक है, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें कोबाल्ट की, तो NH3 की होती है 0, क्लोरीन की होती है -1, तो -2 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, अब बराबर के वहाँ फेंक देंगे तो प्लस में पहुँच जाएगा 2, तो और 1 प्लस का था ही बराबर में, तो 2 1 3 हो जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या। आप कक्षा 11 में निकालना सीख भी चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थी इसके बाद और आगे देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन अभी भी। तो देखिए ये समावयवता के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए यह जो है ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। जो जो हमारे पास ये सूत्र आपको दिख रहा है ये कौन सी समावयवता दर्शाता है, ज्यामिति। कौन सी, ज्यामिति वाली दर्शाता है। तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। इसके समपक्ष यानी सिस तथा विपक्ष ट्रांस रूपों को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास दोनों को दोनों रूप हैं। पहला क्या है, जो हमारे पास है जो कोबाल्ट और NH3 Cl2 और ये प्लस लगा है, यहाँ पर क्या होगा इसके 2 रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे, 2 रूप बनेंगे। ज्यामितीय समावयवता के कितने रूप बनेंगे, 2 रूप बनेंगे। क्योंकि समावयवता में आपने क्या पढ़ा है, जो ज्यामितीय समावयवता होती है, तो ज्यामितीय समावयवता को अभी छोड़ो, सबसे पहले आपने समावयवता के बारे में आपने जाना होगा। अणु सूत्र तो समान रहते हैं लेकिन गुण अलग अलग हो जाते हैं। अणु सूत्र वही रहेगा लेकिन गुण
अलग अलग हो जाएंगे, संरचना अलग अलग हो जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। लेकिन ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है कि अणु सूत्र तो सेम रहेंगे, जितने क्लोरीन यहाँ उतने यहाँ रहेंगे, जितनी अमोनिया है उतनी ही अमोनिया यहाँ रहेंगी। लेकिन ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है कि जो है उनकी संरचना अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान में रखना। अणु सूत्र समान रहेंगे लेकिन संरचना इनकी ज्यामिति अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ज्यामिति है, दो प्रकार से बनाई गई है, इसलिए ये क्या कौन सी समावयवता दर्शाता है, ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि इसके दो रूप बन गए हैं। तो देखिए हमारे पास 4 अमोनिया, 1 कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, 4 अमोनिया है, यानी अमोनिया है हमारे पास। तो चारों के चारों अमोनिया मैंने लगा दिया, इसी से जोड़ दिया। 2 क्लोरीन है, दोनों को दोनों मैंने यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया है। लेकिन ध्यान रहे जो हमारे पास क्लोरीन है, जो हमारे पास अमोनिया है, वो आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है, ठीक है ना। जब आमने सामने हो तो उसे बोलते हैं विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष रूप। क्या कौन सा रूप बोलते हैं, विपक्ष रूप, या जिसे आप ट्रांस भी बोल सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर इसी का क्या कर दिया, अगर ये क्लोरीन है जो अमोनिया, इनको एक ही समूह को, जो समूह है इनको एक ही दिशा में अगर आपने रख दिया है, यानी एक साइड पर अगर आपने इन्हें लगा दिया है तो उसे बोलते हैं समपक्ष, यानी समपक्ष, यानी एक ही तरफ है। देखिए क्लोरीन को जाने साथ साथ आपने कर दिया है, अमोनिया जो है ये साथ साथ है, तो इसे क्या कहते हैं, समपक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, समपक्ष कहते हैं, क्योंकि ये जो समूह है एक तरफ है, ये दोनों समूह एक तरफ है, इसीलिए इसे समपक्ष बोलेंगे या शिष्ट बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पर दोनों आमने सामने हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रांस या विपक्ष। आमने सामने हो तो विपक्ष, अगर अगल बगल हो तो उसे समपक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रहे प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन। इसके बाद और हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और ये जब क्वेश्चन है हट भी चुका है। लिखा 7 का काका अथवा प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब प्राप्त क्लोरोफार्म से शुद्ध क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करोगे, समीकरणों को भी दीजिए। तो ध्यान में रखना, ये जो प्रयोगशाला विधियां हैं ये एनसीईआरटी में भी नहीं है आपकी, और ये पूरी की पूरी जो प्रयोगशाला विधियां हट चुकी हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका था, इसीलिए मेरा बताना काम है कि प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो क्लोरोफार्म जो है प्रयोगशाला विधि है बनाने की, ये बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, क्लोरोफार्म की विधि जो है कोई भी प्रयोगशाला विधि आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का ख कह रहा है, 7 का ख कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, ठीक है, यह कह रहा है। फिर कह रहा है ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, 5 OH समूहों कामा 1 CHO समूह और एक हमारे पास कार्बोनिल समूह है, ठीक है। समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए, यह भी कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आंसर में वे जैव कार्बनिक पदार्थ हैं, वे जैव कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन कामा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। किन से मिलकर, 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, इसका सूत्र क्या होता है C6H12O6। और क्या हमारे पास सुक्रोज, क्या सुक्रोज C12H22O11, इसका सूत्र होता है C12H22O11। आप देख सकते हैं कार्बन है कि नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है ना, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। लेकिन सभी जो हमारे पास ये जो होते हैं ये, लेकिन जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाएगा, लेकिन सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। तो पता चले कि जैसे आपको मैं लिख दूं एसिटिक अम्ल, उसमें तीनों चीज़ होते हैं, तो आप उसे कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये एक्सेप्शन भी होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी अभिक्रियाएं, क्योंकि इनके भी हमें पुष्टि करना है। अब देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ हमारे पास क्या है, कह रहा है ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करना हमें। तो देखिए किसी के भी साथ क्रिया करा देना है। सबसे पहले पता होना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है सूत्र का। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, CHO कोष्टक में CHOH का होल 4 बना देना है, फिर CH2OH कर देना है। क्रिया करा देना PCl5 से, या क्रिया करा सकते हैं PCl3 से, या क्रिया करा सकते हैं एसिटिक अम्ल से, या आप क्रिया करा सकते हैं एसिटिल क्लोराइड से, या आप क्रिया करा सकते हैं यानी कि मतलब किससे, HCl/ZnCl2 से, या क्रिया करा सकते हैं आप SO2 यानी SOCl2 से। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनसे आप क्रिया करा कर सिद्ध कर सकते हैं कि 5 OH समूह हैं। लेकिन एक समीकरण पूछा है, एक समीकरण हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे, यह है आपका ग्लूकोज। तो जहाँ जहाँ आपके क्या है OH है, वहाँ वहाँ क्या लग जाएंगे, Cl लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ OH है तो यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ OH है तो यहाँ भी Cl लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जब PCl5 किसी से क्रिया करता है जिसमें OH होता है तो POCl3 प्लस HCl निकलता है, ये आपको रट्टा मान लेना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो है ना, 4 क्लोरो है, 4 यहाँ, सॉरी 4 यहाँ, 1 यहाँ, 5 क्लोरो है ना, तो 5 क्लोरो हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, पेंटा। क्या लिखेंगे, पेंटा। पेंटाक्लोरोग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद CHO समूह की उपस्थिति की पुष्टि करना हमें। तो देखिए यहाँ पर CHO समूह की भी है, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जिसे आप बोल सकते हैं, एल्डिहाइड समूह या CHO समूह की अभिक्रिया की पुष्टि करना है। तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है आपको, इसकी क्रिया जो है आपको करा देना है या ऑक्सीडेशन कराएंगे अब Br2 प्लस H2O की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर यह ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ये CHO जो है COOH में बदल जाएगा और CHOH का होल 4 बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है अभिक्रिया। इसके बताओ तो आगे देखते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्बोनिल समूह यानी ये वाला जो हमारे पास है समूह है, इसकी अभिक्रिया की हमें उपस्थिति की व्याख्या करना है, यानी कि मतलब ये समूह की उपस्थिति की हमें व्याख्या करना। देखिए ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, HCN से आप क्रिया करा देंगे तो क्या होगा, H जाएगा इसके पास ऑक्सीजन के पास तो OH बना देगा, साइनाइड जाएगा इस कार्बन के पास तो ये बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंतर पूछ रहा था, तो देखिए ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर तो आपको पता होगा। इसका सूत्र अभी मैंने बताया, इसका अणु सूत्र C6H12O6 होता है, यानी C6H12O6, और इसका अणु सूत्र क्या होता है, C12H22O होता है। ये ध्यान में रखना है। ये जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, जबकि सुक्रोज जो होता है ये डाइसैकेराइड शर्करा है। ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता, जबकि इनका जल अपघटन हो जाता। जब इनका जल अपघटन करते हैं तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलता है हमें, ठीक है। अपक्रिया नहीं देनी इसलिए मैंने अपक्रिया नहीं दी है, केवल अंतर पूछा था तो आप 2 अंतर लिख देते तब भी सही है, 3 लिख दोगे तब भी सही है, ज़्यादा नहीं लिखना। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था इतना। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या और क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7वें का खाका अथवा कह रहा है एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। और क्या कह रहा है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए, यह भी कह रहा है। फिर कह रहा है प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा और 1 नंबर यहाँ मिलेगा आपको और 1 नंबर यहाँ मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर हैं हमें पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले एमिनो अम्ल के बारे में जानेंगे। एमिनो अम्ल है क्या, नाम से पता चला एमिनो समूह और अम्ल COOH समूह भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एमिनो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, एक एमिनो समूह और जो होता है वह एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल बोलते हैं, जिनमें दोनों समूह उपस्थित हों। ये वाला भी देख सकते हैं, NH2 भी है यानी एमिनो, और हमारे पास COOH भी है यानी कार्बोक्सिलिक समूह भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल हो जाएगा। उदाहरण में ग्लाइसिन है, ठीक है। इसका सूत्र ये है। इसके बाद प्रोटीन की परिभाषा देखते हैं। हमारे पास प्रोटीन की परिभाषा क्या है कि भैया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। सिंपल परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। जिनमें तीनों चीज़ हो वही क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, स्रोत। इसके बाद स्रोत जानेंगे तो प्रोटीन के स्रोत क्या है, आपने पढ़ा भी होगा। सोयाबीन, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होते हैं प्रोटीन। सोयाबीन है, चना है, पनीर है, दूध, गेहूँ, मछली और भी तमाम प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो तमाम सारे आपको
पता है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। जिनमें क्या होती हैं, ये होती हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ खाई होंगी, मांस भी होती है। तो इतने बहुत है आपके लिए स्रोत, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन था, इतने बहुत हैं। इसके बाद हम कार्य देखेंगे इसके कि भैया इसके कार्य क्या हैं। तो देखिए प्रोटीन के कार्य क्या, पहला है ऊतकों के निर्माण में। ऊतक क्या होते हैं, आपको पता भी होगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो अगर उनका निर्माण करना है तो हमें क्या जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है ऊतकों के निर्माण में, ठीक है। और दूसरा क्या, शरीर को ऊर्जा देने में, यदि आप प्रोटीन नहीं लोगे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो ऊर्जा देने में भी होता है। तीसरा क्या होता है, मांसपेशियों के निर्माण में, जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं, उनके निर्माण में भी क्या जरूरी है, प्रोटीन बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। इनका कार्य होता है ये सभी काम करना। इसके बाद है विकृतीकरण। क्या है, विकृतीकरण है। देखिए विकृतीकरण का मतलब आप पता ही आपको चल चुका है, उसका भैया बदलाव लाना उसमें प्रोटीन में। तो क्या करना है, इसमें लिखना है वह प्रक्रिया, वह विधि, यानी कि मतलब जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका भौतिक गुण तो चेंज ही हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा, उसका जैविक गुण भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। आपने अंडे भी खाए होंगे, आपने दूध भी पकाया होगा, तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें यानी प्रोटीन होता है, उनमें प्रोटीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है। उसे जब चेंजिंग आ जाती है उसे हम विकृतीकरण बोल देते हैं, थोड़ी बदलाव जब आ जाता है, ठीक है। तो रहा प्रिय विद्यार्थियों, यही पूरा का पूरा हमारा मॉडल पेपर हल हो चुका है। इसके बाद हम मिलेंगे रसायन विज्ञान का जो सेट 1 होगा कक्षा 12 का। सबसे पहले हम अब उसी को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। तो चलते हैं। यदि हमारा पूरा ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कृपया करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।